हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर सर्कल। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं रोज़ आपसे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। आज हम अपना इस सीरीज़ का पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसके हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। तो हाइपरटेंशन एक्चुअली क्या होता है? So, abnormal elevation of blood pressure in the systemic arterial circulation. Humans का जो arterial circulation है उसमें abnormal elevation जब हो जाए blood pressure का, तब उसको हम hypertension की देते हैं, एक टर्म देते हैं hypertension। तो अब जानते हैं blood pressure क्या होता है। blood pressure एक्चुअली जब blood vessel में flow करने वाला blood जो उसके वॉल पे एक lateral pressure exert करता है, उस lateral pressure को हम कहते हैं blood pressure। तो अब ये कैसे बढ़ सकता है? या तो इस वेसल में बहने वाला ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, जब ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इस पे पर लगने वाला लेटरल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, या फिर जो इसकी वेसल वॉल्स हैं वो लेस कंप्लाइंट हो जाएं, या फिर ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के हिसाब से, प्रेशर बढ़ने के हिसाब से ये फैलना बंद हो जाए, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाए। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तब भी इनमें जो प्रेशर है वो एलिवेटेड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब हमने कुछ जनरल क्राइटेरिया माना हुआ है हाइपरटेंशन के लिए कि कितना बीपी होना चाहिए जब हम किसी पर्सन को हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो इसमें हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि कार्डियक आउटपुट को हमने दिया है, वो दिया है मोर देन 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और डायस्टोलिक प्रेशर वो हमने दिया है मोर देन 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है आप जानते हैं? हार्ट से निकलने वाले ब्लड को सामने से ब्लड वेसल जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। और इस जनरल क्राइटेरिया के अलावा कुछ और क्लासिफिकेशंस भी हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज को लिया गया है ब्लड प्रेशर के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। आप यहाँ पे देखिए, हाइपरटेंशन में हम सबसे पहले लेते हैं प्री हाइपरटेंशन को। प्री हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक बीपी है वो 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। इसी तरह डायस्टोलिक बीपी की वैल्यूज आप देख सकते हैं 80 to 89 होनी चाहिए। एडवाइस यहाँ पे क्या रहता है पर्सन को कि वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे। अगर वो बहुत ही ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो उसको चेंज करके वो थोड़ा सा एक्टिव रहे, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, कुछ फिजिकल वर्क करे, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ओवर टाइम पर्सन हाइपरटेंशन 1 की स्टेज में आता है, जिसमें हम 140 to 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की वैल्यूज़ को रखते हैं। 90 to 99 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम डायस्टोलिक वैल्यूज़ को रखते हैं, जिसमें हम पर्सन को लाइफ स्टाइल चेंज के साथ साथ ड्रग्स भी एडवाइस करते हैं, जिससे कि हम इस बीपी को कंट्रोल कर सकें। फिर ओवर टाइम पर्सन हाइपरटेंशन 2 की कंडीशन में आता है, जिसमें सिस्टोलिक बीपी 160 के से ज़्यादा रहता है और डायस्टोलिक बीपी 100 से ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हम ड्रग्स को पहले प्रेफर करते हैं, फिर लाइफस्टाइल को चेंज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स एसेंशियल है, तभी इतने ज़्यादा हाई बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के बारे में, जिसमें सिस्टोलिक बीपी मोर देन 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, जिसे ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो उस पर्सन को कुछ एंड ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, और जिससे कि विद इन 5 to 10 ईयर्स वो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इन वैल्यूज़ के लिए ये एक जनरल वैल्यू है जो हम फॉलो कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ एसेंशियल गाइडलाइंस भी हैं, जैसे कि JNC 8 गाइडलाइंस, जॉइंट नेशनल कमेटी 8 गाइडलाइंस है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ को देखते हैं, कुछ वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। इसी तरह अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस भी हैं, जहाँ पे हम अलग अलग वैल्यूज़ को देखते हैं कि किस ग्रेड के हाइपरटेंशन में क्या वैल्यूज़ ली गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम हाइपरटेंशन को 2 और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन, या फिर इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या है, ड्यू टू मल्टीपल जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ जेनेटिक और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलके पर्सन के बीपी को एलिवेट करते हैं, जो कि कई बार इडियोपैथिक होता है। हम नहीं पता लगा पाते हैं कि क्यों इस पर्सन का बीपी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। दूसरा जो टाइप है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें कि कॉजेज हो सकते हैं, वेरियस अलग अलग डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा आप जानते हो। इसमें जो
कैटेकोलामिन्स होते हैं उनके लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आप जानते हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो कि मोस्ट कॉमन कॉज भी होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड मोर्टेलिटी से। इसी तरह हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये भी एक कॉज है। इसमें अगर हम पैथोलॉजी को मैनेज कर लेते हैं तो हम बीपी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्यूरेबल भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ पैथोजेनेसिस के बारे में, प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन के कुछ कॉजेज देखते हैं। तो आप जान रहे थे कि ये इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओबेसिटी, वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने की वजह से न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है और ज़्यादा ब्लड वेसल्स में सप्लाई के लिए हार्ट को अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली बीपी इंक्रीज रहता है उस पर्सन में। इसी तरह अगर हम बात करें हाई सोडियम इनटेक की, तो अगर पर्सन सोडियम ज़्यादा इनटेक कर रहा है तो उसकी ब्लड वेसल्स की कंप्लायंस जो है वो घट जाती है, क्योंकि सोडियम की वजह से ब्लड वेसल्स स्टिफेंड हो जाती है और स्टिफ ब्लड वेसल्स भी बीपी बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है। इसी तरह सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर वो पर्सन हर समय लेटा रहता है, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करता है, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसका बीपी एलिवेट हो जाता है ओवर टाइम। अगर पर्सन अल्कोहल या स्मोकिंग करता है तो उसमें भी बीपी इंक्रीज रहता है। लो पोटेशियम डाइट्स में क्या रहता है कि अगर लो पोटेशियम डाइट्स रहेंगी तो सोडियम सेल्स के अंदर ही रिटेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं कुछ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ की। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसका रीज़न होता है कुछ डिजीज कंडीशंस। तो हम पहले बात करते हैं रीनोवास्कुलर कॉजेज़ की। रीनोवास्कुलर कॉजेज़ में आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉज है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। आप जानते हैं अगर रीनल आर्टरी में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई स्टेनोसिस है या वो नैरो हो गई है, तो किडनी पे जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी में जो सोडियम सेंसर्स होते हैं, जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं, JGA कहते हैं, वहाँ पर सोडियम का जो आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनिन का सेक्रेशन होता है और रेनिन अल्टीमेटली बीपी को इंक्रीज करता है। इसी तरह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, उसमें भी बीपी बढ़ता है। रेनिन इंक्रीजिंग ट्यूमर्स, वो ट्यूमर्स जिसमें रेनिन का इंक्रीज हो जाता है, उसमें भी बीपी बढ़ता है। इसी तरह कुछ एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। आप जानते हो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम का इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम बढ़ने से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज हो जाता है। हाइपर थायरॉयडिज्म, जो कि एड्रेनलिन सेंसिटिव करता है पेशेंट को या उस पर्सन को, जिसमें कि ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती हैं, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म में रिटेंशन ऑफ सोडियम हो जाता है और सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर का भी रिटेंशन होता है, जो अल्टीमेटली हाई बीपी कॉज करता है। इसी तरह एक हम डिजीज कंडीशन की बात करते हैं, कशिंग सिंड्रोम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंक्रीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिजोल का इंक्रीज होता है और आप जानते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में 10% एक्टिविटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की भी होती है, जो कि सोडियम वाटर का रिटेंशन करता है और इवेंचुअली हाइपरटेंशन के लिए कॉज बनता है। इसी तरह अगर कॉन्स सिंड्रोम की बात करें तो कॉन्स सिंड्रोम में आप देख सकते हैं एल्डोस्टेरोन का इंक्रीज होता है। एल्डोस्टेरोन जो है ये वाटर का रिटेंशन कराता है किडनी के लास्ट पार्ट में, नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में, और वाटर के रिटेंशन की वजह से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। डायबिटीज मेलाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है हाइपरटेंशन का, एथेरोस्क्लेरोसिस का। इसी तरह हम बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में, जो कि कैटेकोलामिन इंक्रीजिंग ट्यूमर है, जिसमें कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ही तेज़ी से ब्लड में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का जो फंक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, ब्लड वेसल्स भी नैरो होती हैं और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन कॉज करता है। फिर हम बात करते हैं कुछ और फर्दर कॉजेज़ की। तो उसमें पहला कॉज है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी कॉज करता है। इसी तरह हम बात करते हैं एक और कॉज की, पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा के बारे में, PAN, जिसमें कि एक इम्यून मीडिएटेड नेक्रोटाइजिंग लीजन्स इन द आर्टरीज कॉज करता है। आर्टरीज में इम्यून मीडिएटेड डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से उसमें स्टेनोसिस हो जाती है और ये रीनल ब्रांचेस को भी इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से किडनी में ब्लड सप्लाई कम होती है। अल्टीमेटली रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और हाइपरटेंशन के लिए
कॉज बनता है। इसी तरह एंग्जाइटी की बात करें तो आप जानते हैं एंग्जाइटी होने पे, डर लगने पे एपिनेफ्रिन इंक्रीज होता है, जिससे हार्ट का फंक्शन इंक्रीज होता है, ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन या बीपी इंक्रीज होता है। इसी तरह एक्यूट स्ट्रेस, जिसमें कि मान लीजिए किसी सर्जरी की वजह से किसी पर्सन में स्ट्रेस हो रहा है, उसमें भी एपिनेफ्रिन इंक्रीज होगा और बीपी इंक्रीज रहेगा। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्या टॉपिक है कि अगर किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का बीपी काफ़ी लंबे समय तक इंक्रीज रहता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली हम फेस करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस उस पेशेंट में आते हैं। इनिशियली पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इसीलिए हमारे इंडिया में 90 to 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हाइपरटेंसिव है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं है तो वो उस चीज़ से अनअवेयर रहता है। जब ओवर टाइम ये सिम्टम्स क्लियर कट सिम्टम्स जब पेशेंट में प्रेजेंट करते हैं तो उसमें एंड ऑर्गन डैमेज भी स्टार्ट हो चुका होता है। अब हम जानेंगे कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है इन सिम्टम्स में। पहला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आप जानते हो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में IST इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जब बीपी बढ़ता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, कॉरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है, तो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और हार्ट की ब्लड सप्लाई होने की वजह से पेशेंट को एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट में चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको सफोकेशन महसूस होती है। इसमें हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। इसी तरह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी पेशेंट को होता है। लेस ब्लड सप्लाई की वजह से वेंट्रिकल्स सही से काम नहीं करते हैं और वो पूरा आउटपुट नहीं दे पाते हैं, तब हम इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसी तरह एरिथमियाज भी प्रेजेंट करते हैं पेशेंट में। इसके साथ साथ अगर हम वास्कुलर पार्ट को लें, ब्लड वेसल्स को लें, तो हाइपरटेंशन में एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं CNS के बारे में। जब CNS इन्वॉल्व होता है तो जो इनिशियली कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट करता है पेशेंट में वो TIA का होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, जिसमें कि फॉर लेस देन 24 आवर्स पेशेंट में बहुत ही रैपिड एक बात करें, एक बहुत ही रैपिड सेरिब्रल डिजनरेशन फंक्शन होता है, जिसमें कि उसका स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाता है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, पेशेंट को डिमेंशिया भी अपीयर करता है एंड ऑल। अगर ये सिम्टम्स पेशेंट को मोर देन 24 आवर्स अपीयर करते हैं या रहते हैं, तब हम इसी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को बोल देते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक पेशेंट को अगर हम बहुत ही जल्दी इमरजेंसी में ट्रीट नहीं करते हैं तो ये पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकता है और इसको हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी टर्म देते हैं, स्ट्रोक को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी में हाइपरटेंशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होता है। ओवर टाइम किडनी फेलियर भी होता है। अगर हम आइज़ की बात करें तो जो रेटिना में ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पे कुछ फ्लेम्ड हैमरेजेस भी हो सकते हैं, जिसको हम रेटिनोपैथी में इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ कॉमन बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाइपरटेंसिव पेशेंट में प्रेजेंट करते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन कॉम्प्लिकेशंस को इन पे ब्रीफ में बात करेंगे इनके बारे में, और मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।